हाय गाइस। तो लेक्चर 2 आइए देखते हैं। लेक्चर 2 में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कुछ और एडवांस टॉपिक। आइए उनको पढ़ते हैं। लोकल वेरिएबल किसे कहते हैं? लोकल वेरिएबल किसे कहते हैं? लोकल वेरिएबल, ठीक है। अ लोकल वेरिएबल is a variable that is declared inside a function or a block and is accessible only within that function or block, ठीक। और ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है भैया? एक होता है लोकल वेरिएबल, एक होता है ग्लोबल वेरिएबल। अब ग्लोबल वेरिएबल कैसे कहते हैं? अ ग्लोबल वेरिएबल is declared outside all functions and is accessible throughout the entire program, बस यही दो चीज़ें हैं। अब ये क्या है? लोकल वेरिएबल जो लोकल हो, ग्लोबल वेरिएबल जो ग्लोबल हो। जो पूरे कोड में जिसकी पहुंच हो वो ग्लोबल होगा, जिसकी सिर्फ अपने को फंक्शन के अंदर पहुंच हो वो लोकल होगा। लोकल वेरिएबल इज ए वेरिएबल, एक प्रकार का वेरिएबल होता है जो डिक्लेयर किया जाता है किसके अंदर? फंक्शन के अंदर या फिर एक ब्लॉक के अंदर, और सिर्फ एक्सेसिबल होगा जिस फंक्शन के अंदर वो उसको डिक्लेयर किया जाएगा या फिर जिस ब्लॉक के अंदर उसको डिक्लेयर किया जाएगा। ग्लोबल वेरिएबल को सारे फंक्शंस के बाहर किया जाता है डिक्लेयर, एकदम मेन के ऊपर भी बस हैशटैग इंक्लूड str.h के नीचे ही उसको डिक्लेयर किया जाता है, और ये थ्रू आउट पूरे के पूरे इंटायर प्रोग्राम में ये एक्सेसिबल होता है, इसको एक्सेस किया जा सकता है। ओके, ठीक है। आइए इनके बेसिक डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं, उसके बाद एक एग्जाम्पल इनका करेंगे। लोकल वेरिएबल और यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, और फिर इनके बेसिस की बात करेंगे। बेसिस क्या है भैया? एक स्कोप है, एक लाइफ टाइम है, एक आपका मेमोरी है, एक आपका एक्सेसिबिलिटी है और आपका यूसेज है, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं इनकी क्या क्या है। स्कोप की बात करें, हमने अभी बात किया लोकल वेरिएबल लिमिटेड टू फंक्शन और ब्लॉक, ये पूछने। और इनकी स्कोप क्या होता है? इंटायर प्रोग्राम में ये कहीं भी आ जा सकते हैं। लाइफ टाइम की बात करें, ये क्रिएट किए जाते हैं, क्रिएटेड ऑन फंक्शन कॉल, फंक्शन जब बुलाया जाएगा तो ही ये बनेंगे। एग्जिस्ट टिल प्रोग्राम एंड्स, ये तब तक रहेंगे जब तक प्रोग्राम आपका ख़त्म नहीं हो जाएगा। ये स्टैक में स्टोर होते हैं, ये डेटा सेगमेंट में स्टोर होते हैं, ओके, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी की बात कर लें, नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड।
अपने फंक्शन के बाहर इनको एक्सेसिबल नहीं किया जा सकता। इनकी एक्सेसिबिलिटी की बात करें, एक्सेसिबल इन ऑल फंक्शंस, ये सारे फंक्शंस में एक्सेस किए जा सकते हैं। यूसेस की बात करें तो यूसेस की जो अगर हम बात करेंगे तो ये टेम्पररी कैलकुलेशन में काम आते हैं। ये टेम्पररी कैलकुलेशन में काम आते हैं। ये शेयर्ड डेटा में काम आपके आते हैं। ये इनका बेसिक डिफरेंस है, इसके अलावा इनका और कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, अब आ जाइए इनका एक एग्जांपल बता देता हूँ मैं आपको, ताकि अगर आ जाता है लोकल वेरिएबल वर्सेस ग्लोबल वेरिएबल को एक्सप्लेन करिए तो आपको कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हैं इस समय रोहित सर से पढ़ने वालों की कोड कभी गलत नहीं हो सकती। आइए stdio.h, अब हम क्या करेंगे, यहीं पे इंट g इज इक्वल्स टू 5 डिक्लेयर कर दिया। अब हम चलाएंगे इंट मेन इंट x इक्वल्स टू 2, printf %d x, g, रिटर्न 0। इतना कोड लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ डबल स्लैश लगाना है। ये है लोकल वेरिएबल और ये है ग्लोबल वेरिएबल। ये है ग्लोबल वेरिएबल, ये है लोकल वेरिएबल। ओके, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग आगे के टॉपिक्स पे बढ़ने की कगार पे। एक होता है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, एक होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। अब आ जाते हैं स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में क्या होता है, मेमोरी इज allocated at compile time, and the size cannot be changed during एग्जीक्यूशन के समय में उनके साइज़ को चेंज नहीं किया जाता। अगला होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, मेमोरी इज allocated at runtime using functions like malloc, and size can be changed। नाम से हमको समझ में आ रहा है स्टैटिक मतलब जो ना बदले, डायनेमिक मतलब जो बदल जाए। ऐसा मेमोरी का एलोकेशन जिसको बदला ना जा सके वो स्टैटिक होगा। ऐसा मेमोरी एलोकेशन जो बदला जा सके वो डायनेमिक होगा। इसका एलोकेशन रन टाइम में होता है, इसका एलोकेशन कंपाइल टाइम में होता है। बस आपको इतनी चीज़ें याद रखनी हैं। अब आ जाते हैं इनके बेसिक डिफरेंसेस के बीच ऊपर। आइए इनके डिफरेंसेस की बात करते हैं। डिफरेंस की बात करें तो भैया सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेसिस, किस बेसिस पे इनके डिफरेंसेस किए गए हैं। इन क्या होता है स्टैटिक और क्या होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। अब बेसिस क्या क्या है, पहला है टाइम ऑफ एलोकेशन का समय क्या होता है, ठीक है। अगला होता है साइज़ क्या होता है इनका, साइज़ की बात करेंगे।
फिर मेमोरी एरिया क्या है, मेमोरी एरिया, किस मेमोरी एरिया में ये लोग रहते हैं। अगला है फंक्शन यूज्ड, कौन से फंक्शन यूज्ड किए जाते हैं। ओके, ठीक है। उसके बाद इनकी इफ़िशियंसी क्या होती है, इफ़िशियंसी की हम लोग बातचीत करेंगे। अब आइए इफ़िशियंसी की बात कर लेते हैं। टाइम ऑफ एलोकेशन स्टैटिक में क्या होता है, अभी हमने डिफिनेशन में देखा, कंपाइल टाइम में होता है और ये रन टाइम में होता है। ओके, ये कैसा होता है, फिक्स्ड साइज़ का होता है, ये फ्लेक्सिबल टाइप का होता है, फ्लेक्सिबल टाइप का होता है, ये स्टैक में स्टोर्ड होता है और ये हीप में स्टोर्ड होता है। ये इनके लिए कोई फंक्शन कॉलिंग नहीं होती। यहाँ हम लोग मेलॉक या फिर कैलॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इफ़िशियंसी की बात करें तो ये लेस फ्लेक्सिबल होते हैं, ये लेस फ्लेक्सिबल होते हैं, ये मोर फ्लेक्सिबल होते हैं, मोर फ्लेक्सिबल होते हैं। ओके, इतने ही डिफरेंसेस इनके बीच में है। ओके, आइए अब एग्ज़ामिनर्स का एक बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एग्ज़ामिनर हो जाए, इंटरव्यूअर हो जाए, कोई भी आपका टीचर हो जाए, जब कोई टीचर का दिमाग ख़राब होगा आपके क्लास में, सबसे पहला काम वो यही करेगा, आपसे पूछेगा असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब एक इक्वल, और इक्वलिटी ऑपरेटर, इक्वलिटी ऑपरेटर, डबल इक्वल, इन दोनों में डिफरेंस फटाक से बता दो। ऐसे ही करते हैं आपके टीचर्स ना। ठीक है, आइए असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, यूज्ड टू असाइन अ वैल्यू, यूज्ड टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल, टू अ वेरिएबल। और इक्वलिटी क्या करता है, यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज़। इसका काम होता है कंपेयर करना, इसका काम होता है असाइन करना। इसमें दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक लोग इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, चलिए अगला, इनकी बेसिक डिफरेंसेस की एक चार्ट है हमारे पास, मैं वो आपको बताना चाहूँगा। चलिए आइए मैं ऐसे ही बता देता हूँ। असाइनमेंट ऑपरेटर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगल इक्वल से, इक्वलिटी ऑपरेटर को डबल इक्वल से। ये क्या करते हैं, असाइनमेंट का काम करते हैं, ये कंपैरिजन का काम करते हैं। इनको करने के लिए कितने वैल्यू चाहिए, एक वैल्यू। इनको करने के लिए कितने वैल्यू चाहिए, दो वैल्यू चाहिए। ठीक है, और इनका यूजेस कहाँ होता है, ये स्टेटमेंट्स में यूज होते हैं, ये स्टेटमेंट्स में यूज होते हैं, स्टेटमेंट्स में यूज़ होते हैं। और ये कहाँ यूज़ होते हैं, ये आपके कंडीशंस में यूज़ होते हैं, कंडीशंस में यूज़ होते हैं। ठीक है, इतने डिफरेंसेस हैं इनके। ओके, ठीक है, क्या क्या डिफरेंस हम फिर से देख लेते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर में इससे रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वलिटी ऑपरेटर को इससे रिप्रेजेंट करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर असाइन करने का काम करता है, इक्वलिटी ऑपरेटर कंपेयर करने का काम करता है। असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए एक वैल्यू चाहिए, इक्वलिटी ऑपरेटर के लिए दो वैल्यू चाहिए। असाइनमेंट ऑपरेटर स्टेटमेंट्स में यूज होता है और इक्वलिटी ऑपरेटर कंडीशंस में यूज होता है। ओके, ठीक है, चलिए आइए ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी पढ़ते हैं। ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी क्या होती है। ऑपरेटर precedence, operator precedence defines the priority, defines the priority of operators in an expression, और एक होता है ऑपरेटर एसोसिएटिविटी, ऑपरेटर एसोसिएटिविटी क्या होता है, डिफाइंस द डायरेक्शन
defines the direction of evaluation, defines the direction of evaluation when operators have the same precedence, ठीक है। आइए देखते हैं क्या बोल रहे हैं ये। चलिए देखिए, ऑपरेटर प्रेसिडेंस होता है, ऑपरेटर एसोसिएटिविटी होती है। प्रेसिडेंस का मतलब होता है किसकी कितनी प्रायोरिटी है उसके हिसाब से, जैसे आपने बोर्ड मास पढ़ा होगा, प्रायोरिटी डिवीजन की ज़्यादा है, मल्टीप्लिकेशन की उससे कम है, एडिशन की उससे कम है, सब्सट्रैक्शन की सबसे कम है। और एसोसिएटिविटी क्या होती है? एसोसिएटिविटी वो होती है जब प्रेसिडेंस सेम हो तो डायरेक्शन ऑफ इवैल्यूएशन क्या किया जाए, ठीक है। अब मान लो जैसे ऐसे दिया हो कि मान लो ऐसे दिया है 5 + 3 × 2, तो अब क्या करेंगे? पहले प्रेसिडेंस लगेगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन आ गया है। मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी ज़्यादा है, पहले गुणा होगा फिर जोड़ होगा। लेकिन अगर ऐसा आ जाए 5 × 3 × 2 × 6, तो ऐसे किया जाए कि ऐसे किया जाए, ये चीज़ें आप डिसाइड करती हैं कि किसको कैसे प्रेसिडेंस, किसकी क्या एसोसिएटिविटी होगी। ये चीज़ आपकी एसोसिएटिविटी है, और ये आपका प्रेसिडेंस है, ये प्रेसिडेंस है और ये आपकी एसोसिएटिविटी है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। प्रीफिक्स इंक्रीमेंट एंड पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। एक होता है प्रीफिक्स इंक्रीमेंट, एक होता है पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। प्रीफिक्स इंक्रीमेंट एंड पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट की बात करना चाहते हैं तो भैया प्रीफिक्स इंक्रीमेंट के डिफिनेशन की बात करें तो इंक्रीमेंट्स द वैल्यू बिफोर इट इज़ यूज्ड। इनकी बात करें, यूजेस द वैल्यू फर्स्ट, देन इंक्रीमेंट, ओके। ये हो गया इनकी डिफिनेशन। प्रीफिक्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, पोस्ट फिक्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या होता है, ये क्या होता है? फास्टर इन एक्सप्रेशंस, ये फास्टर होते हैं, ये क्या होते हैं? स्लोअर होते हैं, ओके। बस इतने ही डिफरेंस आपको जानने हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया प्रीफिक्स इंक्रीमेंट एंड पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। ऐसे ही एक आता है प्रीफिक्स डिक्रीमेंट एंड पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट मतलब बढ़ाना, डिक्रीमेंट मतलब घटाना। यहाँ पे इंक्रीमेंट की जगह डिक्रीमेंट हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका इंक्रीमेंट्स नहीं डिक्रीमेंट्स फर्स्ट एंड देन वर्क्स। प्लस प्लस ए की जगह माइनस माइनस ए हो जाएगा, ए प्लस प्लस की जगह ए माइनस माइनस हो जाएगा, बाकी फास्टर एंड स्लोअर सेम रहेगा। ये आपका प्रीफिक्स डिक्रीमेंट एंड प्रीफिक्स पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट में डिक्रीमेंट्स द वैल्यू बिफोर इट इज़ यूज्ड, यूजेस द वैल्यू फर्स्ट देन डिक्रीमेंट्स, माइनस माइनस ए माइनस माइनस, फास्टर इन एक्सप्रेशन स्लोअर इन एक्सप्रेशन। और अगर इंक्रीमेंट की बात करें तो इंक्रीमेंट में इंक्रीमेंट पहले करेगा, वैल्यू बाद में यूज़ करेगा, यहाँ वैल्यू पहले यूज़ करेगा, इंक्रीमेंट बाद में करेगा। प्लस प्लस ए लिखेंगे, ए प्लस प्लस लिखेंगे, कंफ्यूज नहीं होइएगा। इंक्रीमेंट मतलब प्लस, डिक्रीमेंट मतलब माइनस। प्लस प्लस ए, प्लस पहले, प्री का मतलब होता है पहले, पोस्ट का मतलब होता है बाद। अगर पहले प्लस लगा तो प्रीफिक्स, बाद में प्लस लगा तो पोस्ट फिक्स, ठीक है। और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तो आप समझ ही गए होंगे। इंक्रीमेंट मतलब बढ़ाना, डिक्रीमेंट मतलब घटाना। चलिए अगला आ जाते हैं। इफ़ एल्स कंडीशन किसे कहते हैं? इफ़ एल्स कंडीशन किसे कहते हैं? इफ़ एल्स क्या होता है? यूज्ड फॉर कॉम्प्लेक्स
लॉजिकल कॉम्प्लेक्स लॉजिकल कंडीशंस, इफ़ को हम कॉम्प्लेक्स लॉजिकल कंडीशन में यूज़ करते हैं। स्विच होता है एक स्विच यूज्ड व्हेन मल्टीपल choices डिपेंड ऑन वन वेरिएबल, डिपेंड्स ऑन वन वेरिएबल। इनके डिफरेंसेस की बात कर दें, डिफरेंस की बात करें, अगर यहाँ पे इफ़ एल्स आ जाए, यहाँ पर आपका स्विच आ जाए, इनके बीच के डिफरेंसेस की बात अगर हम लोग करना चाहें तो किस प्रकार होंगी इनके बीच की बातें। यहाँ पे आपका क्या होता है, मल्टीपल कंडीशंस होती हैं, मल्टीपल कंडीशंस होती हैं। यहाँ पे आपका सिंगल एक्सप्रेशन होता है, सिंगल एक्सप्रेशन होता है। ये आपका स्लोअर होता है और ये आपका फास्टर होता है। ये क्या करता है, रिलेशनल ऑपरेटर यहाँ पर अलाउड होते हैं। यहाँ पे ओनली कांस्टेंट वैल्यूज़ आर अलाउड, ठीक है। ये इफ़ एल्स और स्विच कंडीशन में डिफरेंस हो गया। अगला आ जाते हैं वाइल लूप एंड डू वाइल लूप में डिफरेंस। वाइल लूप की डिफिनेशन की बात करें, कंडीशन इज चेक्ड बिफोर एग्जीक्यूटिंग लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करने से पहले कंडीशन आपकी चेक हो जाएगी। और डू वाइल लूप की बात करें तो डू वाइल लूप की बात करेंगे तो डू वाइल लूप बॉडी एग्जीक्यूट्स एटलीस्ट वंस, लूप बॉडी एक बार कम से कम करेगी ही। इनके डिफरेंसेस की बात कर लें, वाइल लूप, डू वाइल लूप, ठीक है। वाइल लूप एंड डू वाइल लूप की डिफरेंसेस की बात करेंगे तो क्या डिफरेंस है भैया, ये आपका इंट्री कंट्रोल्ड होता है, इंट्री होगी कि नहीं होगी वहीं पे कंट्रोलिंग होगा। और यहाँ पे आपका एग्जिट कंट्रोल्ड होता है, ये आपका मे नॉट एग्जीक्यूट, अगर पहले ही शर्त पूरी नहीं हुई तो वाइल लूप पहले चलेगा ही नहीं। और ये पे पहले काम कराएंगे, एग्जीक्यूट वंस एटलीस्ट, ठीक है। सिंटेक्स की बात करें तो वाइल लूप में ऐसा होता है, वाइल कंडीशन एंड बॉडी, ऐसा। और डू वाइल लूप कैसा होता है, डू होता है, बॉडी होती है एंड देन इधर होता है, फिर वाइल होता है एंड देन कंडीशन लिखते हैं हम लोग, कंडीशन एंड देन सेमीकोलन। इस तरह से इन दोनों का प्रोग्राम चलता है, ठीक है। वाइल लूप एंड डू वाइल लूप में इतने ही डिफरेंस आपको देखने को मिलेंगे। अगला देखते हैं हम लोग, इंट्री कंट्रोल एंड एग्जिट कंट्रोल्ड का क्या मतलब है। इंट्री कंट्रोल्ड एंड एग्जिट कंट्रोल्ड, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। इंट्री कंट्रोल्ड में कंडीशन फर्स्ट आता है, इसमें कंडीशन लास्ट आता है, इसमें फॉर लूप एंड वाइल लूप का राज होता है, यहाँ पर डू वाइल लूप का राज होता है। ज़ीरो एग्जीक्यूशन की पॉसिबिलिटी यहाँ पर रहती है, ज़ीरो एग्जीक्यूशन पॉसिबल, यहाँ पे वन एग्जीक्यूशन गारंटीड,
ये बेसिक डिफरेंस है आपका एंट्री कंट्रोल्ड एंड एग्जिट कंट्रोल्ड में बेसिक। ओके, आइए अब ब्रेक एंड कंटिन्यू के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ब्रेक एंड कंटिन्यू में क्या डिफरेंस होता है देखते हैं। क्या है ब्रेक? ब्रेक होता है टर्मिनेट्स, ये क्या करता है? टर्मिनेट्स द लूप इमीडिएटली, लूप को टर्मिनेट कर देता है इमीडिएटली। और कंटिन्यू क्या करता है? कंटिन्यू करता है स्किप्स द करंट इटरेशन, करंट इटरेशन को स्किप कर देता है। ठीक है, इनके बेसिक डिफरेंसेस की बात करें तो ब्रेक और कंटिन्यू की बात करें तो ब्रेक में क्या होता है? एग्जिट लूप करता है, ये एग्जिट लूप करता है, ये क्या करता है? स्किप करता है इटरेशंस को, स्किप इटरेशन। ये क्या कर, ये किसका यूज़ क्या होता है? यूज्ड इन लूप्स एंड स्विच में। ठीक है, यूज्ड इन लूप्स ओनली। ठीक है, क्या डिफरेंसेस हैं प्रभु? ये एग्जिट लूप होता है, ये स्किप इटरेशन होता है, यूज्ड इन लूप्स एज वेल एज स्विच, लूप्स में भी यूज़ होगा, स्विच में भी यूज़ होगा, और ये केवल और केवल लूप्स में ही यूज़ होता है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। 1 डायमेंशनल एरे वर्सेस 2 डायमेंशनल एरे क्या होता है? ठीक है, वन डायमेंशनल एरे वर्सेस 2 डायमेंशनल एरे क्या चीज़ है भाई? आइए देखते हैं। कुछ कहानी नहीं है 1D वर्सेस 2D की। अगर मैं बोलूँ 1D एरे और इधर बोलूँ मैं 2D एरे, D का मतलब होता है डायमेंशनल, D का मतलब होता है डायमेंशनल। ओके, 1D एरे क्या होता है? लीनियर लिस्ट होती है। ठीक है, ये क्या होता है? मैट्रिक्स फॉर्म में होता है, मैट्रिक्स फॉर्म में होता है। इसको रिप्रेजेंट कुछ इस प्रकार किया जाता है और इसको रिप्रेजेंट कुछ इस प्रकार किया जाता है। इसमें होता है केवल सिंगल इंडेक्स, इसमें होते हैं 2 इंडिसेस। ठीक है, यहाँ पे आपका 1D मैट्रिक्स वर्सेस 2D मैट्रिक्स का डिफरेंस खत्म होता है। ओके, अगला देख लेते हैं एरे वर्सेस पॉइंटर। एरे वर्सेस पॉइंटर, एरे और पॉइंटर में क्या डिफरेंस होता है? ऑल्दो हम ये कवर कर चुके हैं, फिर भी एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। ये हमने कहाँ कवर किया था? पहले वीडियो में हम लोग एरे वर्सेस स्ट्रक्चर वर्सेस पॉइंटर देखा था, वहाँ पे हमने देखा था। फिर भी आप फिर से देख लीजिए। फिक्स्ड मेमोरी होती है एरे की, जबकि पॉइंटर क्या करता है? स्टोर्स एड्रेस। पॉइंटर क्या करता है? एड्रेस को स्टोर करने का काम करता है। ये क्या करता है? नेम इसका कांस्टेंट होता है, इसका नाम एक बार जो आपने रख दिया वो बदल नहीं सकता। इसकी वैल्यू चेंजेबल होती है, ठीक है। कैन नॉट रीअसाइन, एक बार आपने असाइन कर दिया एरे को तो रीअसाइन नहीं कर सकते, जबकि पॉइंटर को कैन रीअसाइन, पॉइंटर को असाइन के द्वारा किया जा सकता है। ओके, ठीक है। आइए अब एक्चुअल पैरामीटर वर्सेस फॉर्मल पैरामीटर्स के बारे में भी जान लेते हैं। ये इसका 1D एरे वर्सेस 2D एरे था, ये एरे वर्सेस पॉइंटर था। अब हम लोग बातचीत कर रहे हैं किसकी? एक्चुअल पैरामीटर वर्सेस फॉर्मल पैरामीटर, एक्चुअल पैरामीटर वर्सेस फॉर्मल
पैरामीटर। अब एक्चुअल पैरामीटर वर्सेस फॉर्मल पैरामीटर में क्या है आपका, आइए देखते हैं। एक्चुअल पैरामीटर ये होते हैं यूज़ इन फंक्शन कॉल में, फंक्शन कॉल में एक्चुअल पैरामीटर्स को यूज़ करते हैं, और फॉर्मल को इन फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन के डेफिनेशन में फॉर्मल पैरामीटर्स को डिफाइन किया जाता है। ये कॉल है, ये डेफिनेशन है। ये क्या होता है, सेंड करता है, सेंड्स वैल्यू, ये वैल्यू को सेंड करता है। ये आपको रिसीव्स वैल्यू, ये वैल्यू को रिसीव करने का काम करते हैं। ये क्या करता है, सेंड करता है, ये रिसीव करता है, ये कॉल करता है, ये डिफाइन करता है। ठीक है, अगला कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय वैल्यू वर्सेस कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू वर्सेस कॉल बाय रेफरेंस, इन दोनों में अगर डिफरेंस आपको शॉर्ट टाइप में आता है तो आप, वेरी शॉर्ट में आता है तो आप इस आंसर का इस्तेमाल करेंगे। ऑल्दो आगे चल के हम एक लॉन्ग, ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी आया हुआ है विथ एग्जांपल एक्सप्लेन करने के लिए एडवांटेजेस के साथ, उसको हम एक अलग सेपरेट वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे, वो आप देख लीजिएगा। बट अगर वेरी शॉर्ट में आता है तो आपको सिर्फ इतना लिखना है, इसमें क्या करना है, कॉपी पास्ट, कॉपी पास होता है, यहाँ पे आपका एड्रेस पास होता है, एवरेज पास्ट, एवरेज पास्ड होता है। ये ओरिजिनल अनचेंज्ड होता है, इसमें ओरिजिनल अनचेंज्ड होता है, यहाँ पे ओरिजिनल मॉडिफाइड हो जाता है, ओरिजिनल मॉडिफाइड। ठीक है, ये आपके कुछ 1 2 3 4 डिफरेंसेस हो गए। ए, बी, सी, डी, 4 डिफरेंस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये एक्चुअल पैरामीटर वर्सेस फॉर्मल पैरामीटर था, ये कॉल बाय वैल्यू वर्सेस कॉल बाय रेफरेंस था। इनके ये डिफरेंसेस आपको देखने को मिल रहे हैं। ओके, ठीक है, आइए रिकर्सिव फंक्शन वर्सेस नॉन रिकर्सिव फंक्शन, रिकर्सिव फंक्शन वर्सेस नॉन रिकर्सिव फंक्शन की बात हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको पार्टीशन डाल देता हूँ, यहाँ पे कुछ इस तरह से चीज़ें आपकी चलेंगी। रिकर्सिव फंक्शन वर्सेस नॉन रिकर्सिव फंक्शन, यहाँ पे फाइल वर्सेस डायरेक्टरी हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग सीक्वेंशियल फाइल एक्सेस वर्सेस रैंडम फाइल एक्सेस देखने वाले हैं, रैंडम फाइल एक्सेस देखने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट फाइल वर्सेस बाइनरी फाइल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये कुछ 4 चीज़ें हैं हमारे पास, आइए ज़रा इनको एक्सप्लोर करते हैं। रिकर्सिव फंक्शन वर्सेस नॉन रिकर्सिव फंक्शन में, रिकर्सिव फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ, रिकर्सिव फंक्शन खुद को ही बुलाता है, और ये नॉन रिकर्सिव फंक्शन यूजेस लूप्स, नॉन रिकर्सिव फंक्शन लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। रिकर्सिव फंक्शन यूजेस स्टैक, रिकर्सिव फंक्शन स्टैक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये फास्टर होते हैं। ओके, रिकर्सिव फंक्शन स्टैक का इस्तेमाल करते हैं एंड स्लो होते हैं, और ये फास्टर होते हैं। ठीक है, चलिए फाइल एंड डायरेक्टरी की बात करें। फाइल में आपका स्टोर्स डेटा स्टोर होता है,
डायरेक्टरी में आपकी स्टोर्स फाइल, इसमें डेटा स्टोर होता है, इसमें फाइल स्टोर होता है। इसमें हैज़ एक्सटेंशन, हैज़ एक्सटेंशन, यहाँ पे एक्सटेंशन होता है, यहाँ पे नो एक्सटेंशन, यहाँ पे कोई एक्सटेंशन नहीं होता। सीक्वेंशियल की बात करें, ये क्या करता है, रीड ऑर्डर वाइज, सीक्वेंस है ना नाम में, ऑर्डर वाइज रीड करता है। ये क्या करता है, डायरेक्ट एक्सेस होता है इसके पास, रेंडमली कहीं से भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है। ये क्या करता है, सीक्वेंस में पढ़ेगा तो स्लो पढ़ेगा, और ये कहीं से भी पढ़ सकता है तो ये फास्ट होगा, ओके, ठीक है। अब टेक्स्ट फाइल वर्सेस बाइनरी फाइल क्या होती है। टेक्स्ट फाइल जो होती है वो ह्यूमन रीडेबल होती है, टेक्स्ट फाइल ह्यूमन रीडेबल होती है, बाइनरी फाइल मशीन रीडेबल होती है, मशीन रीडेबल होती है, ठीक है। ये आपकी लार्जर होती है, ये आपकी स्मॉलर होती है। मशीन अपने लिए कुछ बनाएगा तो छोटा ही बनाएगा ना, इंसान अपने लिए जब कुछ बनाता है तो बड़ा ही बनाता है, क्योंकि हमें समझने के लिए बड़ी एक्सप्लेन डिटेल में वैल्यू चाहिए होती हैं, ओके। चलिए, ये चार चीज़ें हो गई। एक बार फिर से देखिए, रिकर्सिव फंक्शन वर्सेस नॉन रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव फंक्शन खुद को ही बुलाता है, नॉन रिकर्सिव फंक्शन लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। रिकर्सिव फंक्शन स्लो होते हैं क्योंकि वो स्टैक का इस्तेमाल करते हैं। नॉन रिकर्सिव फंक्शन फास्टर होते हैं क्योंकि वो हीप का इस्तेमाल करते हैं। सिक्वेंशियल फाइल एक्सेस ऑर्डर वाइज रीडिंग करते हैं जिसकी वजह से वो स्लो होते हैं। रैंडम फाइल एक्सेस डायरेक्ट एक्सेस रहता है, कहीं से भी कुछ भी पढ़ सकते हैं, इसलिए वो फास्ट होते हैं। टेक्स्ट फाइल ह्यूमन रीडेबल होते हैं, बाइनरी फाइल मशीन रीडेबल होते हैं। टेक्स्ट फाइल लार्जर होती हैं, बाइनरी फाइल स्लोअर होती हैं। फाइल के अंदर हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं, डायरेक्टरी के अंदर फाइल को ही स्टोर करते हैं। फाइल के पास एक्सटेंशन होता है जैसे .jpg, .png, .pdf, ये सब फाइल्स में आता है। डायरेक्टरी क्या होती है, जो फोल्डर्स आप बनाते हैं उनका कोई एक्सटेंशन नहीं होता, वो आपके डायरेक्टरी में आ जाएंगे, ओके, ठीक है। अब बारी आ जाती है आपकी कंपाइल टाइम एरर क्या होता है और रन टाइम एरर क्या होता है। कंपाइल टाइम एरर क्या होता है और वर्सेस रन टाइम एरर क्या होता है। कंपाइल टाइम एरर वर्सेस रन टाइम एरर। कंपाइल टाइम एरर वर्सेस रन टाइम एरर में क्या होता है, कंपाइल टाइम एरर में सिंटेक्स एरर आता है, आपका सिंटेक्स एरर का पता चलता है। यहाँ पे आपको लॉजिकल एरर का पता चलता है, लॉजिकल एरर का पता चलता है। ये क्या होता है, डिटेक्टेड बाई कंपाइलर, इसको कंपाइलर पता लगाता है, और इसको डिटेक्टेड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, डिटेक्टेड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, ये आपका एग्जीक्यूशन के समय में पता चलता है, ओके, ठीक है। अगला देख लेते हैं, एक होता है सिंटेक्स एरर और एक होता है आपका लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर, भैया यहाँ पे तो हमने बात कर लिया, ये सिंटेक्स एरर देता है, लॉजिकल एरर देता है, बट एग्जैक्टली सिंटेक्स एरर और लॉजिकल एरर क्या होते हैं। सिंटेक्स एरर और लॉजिकल एरर की बात करें तो ये क्या करता है, सिंटेक्स एरर में आपका ग्रामर मिस्टेक होती है, आपकी ग्रामर की मिस्टेक होती है। यहाँ पे रॉन्ग लॉजिक लगा दिया जाता है, रॉन्ग लॉजिक लगा दिया जाता है। यहाँ पे लिखा होता है प्रोग्राम वोंट कंपाइल, इसमें प्रोग्राम आपके कंपाइल नहीं होंगे, यहाँ पे आपका रॉन्ग आउटपुट आ जाएगा, रॉन्ग आउटपुट आ जाएगा। इसमें आउटपुट आता है, इसमें आउटपुट ही नहीं आता। यहाँ पे आपका ये वीडियो समाप्त होता है। अब हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ बता है, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, जो लॉन्ग टाइप में आता है उसी की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। वो एग्जाम्पल्स के साथ विथ कोड हमको एक्सप्लेन करना है, और उसकी हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे, क्योंकि लॉन्ग टाइप में ये 4-5 बार आ चुका है, जिसकी वजह से मैं आपको ये अलग से एक सेपरेट वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। एंड थैंक यू।